बेबाक में आज बात करेंगे चुनौतियों की। जी हां, 2020 अपने आप में अलग अलग तरीके से चुनौतियां लेकर आया, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। लेकिन 2021 की चुनौतियों की आज हम बात करेंगे, वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी राजनीतिक परिदृश्य में किस तरीके का चुनौतियों का सामना तमाम मुल्कों को करना पड़ेगा और उन मुल्कों की पार्टियों को भी करना पड़ेगा जो राजनीति से ताल्लुक रखती हैं। इसका आज विश्लेषण हम करने जा रहे हैं बेबाक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक में आज अपनी पहली रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। उस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है उसका लबोलबाब कुछ यूं है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार काबिज हो चुके हैं। लेकिन पिछले कार्यकाल और मौजूदा कार्यकाल में कितना फर्क होगा, 2021 में नीतीश कुमार के लिए कितनी चुनौतियां हैं बिहार में, इसका जिक्र कर रहे हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना वादा निभा दिया और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की राह में कोई कांटा नहीं छोड़ा। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों में इस वक्त कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। इसलिए एनडीए ने नीतीश कुमार को ही अपना अगला नेता चुना और नीतीश की ताजपोशी अगले सीएम के तौर पर कर दी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी के साए में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू ने अभी तक किसी की दखल अंदाजी में काम नहीं किया है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को अपने बड़े भाई के इशारे पर बिहार की कमान संभालनी होगी, जो कि बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं बीजेपी ने इस बार उप मुख्यमंत्री को लेकर चौंका दिया है। सुशील मोदी की जगह 2 नए नेताओं को मौका दिया गया है। ये पार्टी के लिए अच्छी बात होगी कि नया नेतृत्व उभरेगा और नए नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी भविष्य में अपने मुख्यमंत्री तैयार करना चाह रही है, क्योंकि इस बार एनडीए की जीत बीजेपी की जीत है और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। इसलिए नीतीश कुमार के कंधों पर बिहार में विकास को तेजी से गति देनी होगी। बेशक पिछले 3 कार्यकाल में नीतीश ने बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, लेकिन बिहार अभी भी समूचे विकास के लिए तरस रहा है, क्योंकि उद्योग, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुशासन बाबू का प्रदर्शन फिसड्डी रहा है। और इस बार बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश की विफलता का खामियाजा उसे भुगतना पड़े। इसलिए नीतीश कुमार के लिए इस बार की सत्ता कड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। वहीं बात करें कोरोना काल की, तो महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार की पोल खुल गई। कोरोना काल में बिहार की मुख्य समस्या पलायन रही। पलायन समस्या की गंभीरता राष्ट्रीय पटल पर भी देखी गई और नीतीश कुमार ने खुद भी माना था कि ये उनकी आखिरी पारी है, इसलिए वो विकास को लेकर कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। वहीं इस बार लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया। इसलिए विपक्ष के तौर पर आरजेडी के साथ महागठबंधन मजबूत रहेगा, जो नीतीश सरकार के सामने चुनौती बने रहेंगे। इसके साथ ही नीतीश को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी समेत अपने विधायकों को भी संभाल कर रखना होगा, जिन पर आरजेडी की नजर रहेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हैं। इन राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। बेबाकी से आज हम ये बताने वाले हैं आपको कि इन 5 राज्यों में जीत का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है और इसका असर किस तरीके से इन प्रदेशों के अलावा राज्यसभा पर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इन राज्यों को जीतकर राज्यसभा में अपने नंबर को, अपने सीट्स को बढ़ाने की है। बिहार विधानसभा चुनाव और बाकी राज्यों में हुए उपचुनाव में एनडीए और खासकर बीजेपी को मिली जीत का असर अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर देखने को मिल सकता है और तमाम पार्टियों के लिए कड़ी परीक्षा ये साबित हो सकती है
जिसे पार पाने की जुगत में हर दल पूरी ताकत से जुटने की तैयारी में अभी से लग गया है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी अगले साल चुनाव हो सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वहां परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं इन राज्यों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा तो राज्यसभा का गणित भी उसके पक्ष में चला जाएगा, जहां फिलहाल विपक्ष मजबूत भूमिका में है। क्योंकि लोकसभा में बंपर बहुमत वाली केंद्र सरकार के सामने जब राज्यसभा से किसी विधेयक को पास कराने की बात आती है तो वो कई बार कमजोर पड़ती दिखाई देती है। इसका कारण है कि कई राज्यों से चुनकर आने वाले क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपना समर्थन दे देते हैं। असम में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सत्ता में काबिज है, इसलिए वहां पार्टी के सामने सरकार को बरकरार रखने की चुनौती होगी। इसके लिए पार्टी काफी पहले से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान बंगाल पर है, जहां वो 10 साल से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। आइए आपको बताते हैं कि 2021 में किन राज्यों में और कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। बंगाल में कुल 254 सीटों पर चुनाव होगा, असम में 126 सीटों पर चुनाव होगा, केरल में 140 सीटों पर चुनाव होगा, तमिलनाडु की 234 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि पुडुचेरी में 33 सीटों पर चुनाव होगा। असम में बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में दरार की खबरें आई थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही इस पर काबू पा लिया। कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी कमजोर होती नजर आई थी। 22 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस भले ही नंबर 1 पर रही हो, लेकिन बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव की यह जीत बीजेपी के लिए बेहद अहम हो गई। इसके बाद से पार्टी लगातार बंगाल में सक्रिय है और आगामी विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी के पास केरल में 1 और पुडुचेरी में 3 सीटें हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी पार्टी एआईडीएमके सत्ता में है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाला चुनावी दंगल कौन जीतेगा, ये तो नतीजा ही बताएगा, लेकिन सभी के सामने कड़ी चुनौती होगी और इस कड़ी चुनौती को आसान करने की कवायद अब शुरू होगी। माफ कीजिएगा, शुरू हो चुकी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 2021 कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें पीडीपी भी है और जिसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इन तमाम पार्टियों के साथ कुछ और पार्टियों का गठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और इस पार्टी का, इस गठबंधन का मकसद अनुच्छेद 370 जिसे खत्म किया गया उसे वापस से बहाल करने का है। बेबाकी से इस रिपोर्ट को हम लेकर आए हैं आपके सामने, आप भी सुनिए। इन दिनों गुपकार घोषणा काफी सुर्खियों में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह गुपकार है क्या। तो आपको बता दें, श्रीनगर में एक गुपकार रोड है और इसी रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है, जहां 4 अगस्त 2019 को कश्मीर के 8 स्थानीय दलों ने बैठक की थी। ये बैठक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के ठीक एक दिन पहले हुई थी। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसे गुपकार घोषणा नाम दिया गया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कई पार्टियों के गुपकार गठबंधन में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। हाल ही में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव गुपकार में शामिल पार्टियों के साथ लड़ने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी दलों का गठबंधन डीडीसी चुनाव में हिस्सा लेगा। इस चुनाव में हम ऐसी ताकतों को हराने की कोशिश करेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जबरन ऐसे कानून थोपे हैं जो यहाँ की जनता के हित में नहीं है। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल करके इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर देश के साथ गद्दारी की है।
कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाले गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की जो साजिश हो रही है, उसमें कांग्रेस अब शामिल हो गई है। गुपकार गैंग पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाच रहा है। गुपकार गैंग चीन की और पाकिस्तान की मदद से वापस धारा 370 को लागू करने की मांग कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि, गोरखा समाज, महिलाएं और गुज्जर बकरवाल समुदाय, पहाड़ी समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखना चाहती है? वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के समर्थन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने के लिए बने गठबंधन के साथ अब कांग्रेस भी खड़ी है। इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, हमको आज कांग्रेस से बहुत सवाल पूछना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं, 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। गुपकार से जुड़े दल और नेता चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A समेत जम्मू कश्मीर का संविधान और इसके राज्य के दर्जे को फिर से बहाल किया जाए। इतना ही नहीं, इन दलों ने इसके लिए सामूहिक लड़ाई का भी संकल्प लिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का दर्जा बदलने के बाद पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी के चुनाव 29 नवंबर को होने जा रहे हैं। 8 चरणों में होने वाले इन चुनावों का आखिरी चरण का मतदान 19 दिसंबर को होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। – 2021 हरियाणा के लिहाज से भी, हरियाणा के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम ये बताते हैं कि 2021 में किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल अपने आप को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव 2021 में होने वाले हैं और हिंदुस्तान का सबसे छोटा एक चुनाव या सबसे छोटी इकाई संविधान की जिसे कहते हैं, इसे जीतने का मतलब है कि आप गांव-गांव तक, ब्लॉक-ब्लॉक तक अपनी पकड़ बना चुके हैं। देखिए, हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के बाद दिसंबर में होने वाले मेयर चुनाव और 2021 के शुरुआत में होने वाले पंचायती चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां बड़ौदा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने आगामी चुनाव में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बेहद जरूरी हो गया है, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो और एलएसपी के लिए भी पार्टी की साख बचाना कड़ी चुनौती है, जो कि लगातार खराब प्रदर्शन पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। वहीं हरियाणा में पंचायती चुनाव 2021 के शुरुआत में होने वाले हैं, तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने पंचायती राज विधेयक 2020 पारित किया है, जिसके तहत महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है। हालांकि हरियाणा में पंचायती चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार जरूर चुनावी मैदान में होते हैं। हरियाणा की 22 जिला परिषद, 122 ब्लॉक समिति और 6205 पंच सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। जिला परिषदों के 416 सदस्य, ब्लॉक समितियों के 3002 सदस्य और 6205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, जबकि 62,466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होंगे। जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों के प्रधान इस बार भी
अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत चुने जाएंगे, यानी कि जनता मतदान के जरिए पार्षद चुनेगी। पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। प्रदेश में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद के साथ ही कई जगहों पर नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं। गौरतलब है कि मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जनता ही जाने अपने मन की बात, और किसे चुने और किसे हार का मुंह दिखाए, ये तो खैर नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश से बाहर निकलकर 2021 की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो नजर अमेरिका पर। जो बाइडेन, जो इस वक्त वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, अब ऐसे में उनके लिए किस तरीके की चुनौतियां सामने खड़ी हैं 2021 में, ये इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। जो बाइडेन अगले अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनकी नीति और उनके सामने चुनौतियों का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में बाइडेन की अगली परीक्षा भी आसान नहीं होगी, जो उनको आने वाले दिनों में पास करनी होगी। वहीं ट्रंप जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने जीतकर डेमोक्रेटिक खेमा बेहद खुश है, लेकिन ये जीत भी पार्टी के भीतर गुटबाजी पर पर्दा नहीं डाल पाई है। इस जीत ने पार्टी के भीतर दो धड़ों में विरोधाभासों को उजागर करने का काम किया है। दरअसल बाइडेन को भारी भरकम जीत हासिल नहीं हुई और मामूली अंतर से मिली इस जीत पर पार्टी के अलग अलग गुट अपना अपना दावा करके जीत का श्रेय लेने में लगे हैं। बाइडेन के सामने सबसे पहली चुनौती अपने प्रशासन को आकार देने की है। जीत का अंतर बहुत ज्यादा ना होने की वजह से खुद बाइडेन के हाथ भी मानो बंधे से हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के विचार और नीतियों पर भी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि अमेरिका विश्व व्यवस्था का मुखिया रहा है, जिस भूमिका पर ट्रंप प्रशासन में WHO, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ईरान परमाणु करार और पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया। ऐसे कई मामलों में अमेरिकी रुख हैरान करने वाला था। अब उम्मीद है कि बाइडेन ट्रंप की नीतियों को पलट सकते हैं। वहीं भारत से संबंधों की बात करें तो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती नए आयाम को छू सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चुनाव जीतने के बाद बाइडेन ने अब तक जापान, दक्षिण कोरिया से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन समेत कई देशों के मुखियाओं से संपर्क साधा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अब तक कोई बात नहीं की है। बहरहाल भारत अमेरिका का पारंपरिक साझेदार भले ही ना हो, लेकिन बीते सालों में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए बढ़ी है, जिसकी अनदेखी जो बाइडेन भी नहीं कर सकते। बेशक कुछ पेंच व्यापार संधि को लेकर फंस सकते हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के साथ एक लघु व्यापार संधि पर भारत की वार्ता फैसले के अंतिम पायदान पर थी और अब इस संधि को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। वहीं भारत को बाइडेन से H-1B वीजा समेत कई अहम नीतियों पर कुछ राहत की उम्मीदें हैं। वहीं बाइडेन के सामने चीन से निपटना भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन पाकिस्तान को लेकर बाइडेन अपना रुख नर्म रख सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की जिस तरह से जरूरत है, उससे लगता है कि पाक पर वो शिकंजा कुछ कमजोर हो सकता है जो ट्रंप ने कसना शुरू किया था। फिर भी आतंक के गढ़ पाकिस्तान पर मेहरबानी करना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में लगभग आम सहमति बन चुकी है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका के लिए समस्या और सिरदर्द ज्यादा हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। देश से बाहर निकलकर 2021 की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो नजर अमेरिका पर। जो बाइडेन, जो इस वक्त वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, अब ऐसे में उनके लिए किस तरीके की चुनौतियां सामने खड़ी हैं 2021 में, ये इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं।